दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी पोस्ट कार्ड। गोवा के एक छोटे से बीच कोला के पास एकदम सुनसान इलाके के उस डाकघर की टूटी फूटी कुर्सी पर बैठा रॉबिन आज एक अजीब से असमंजस में था। उसके हाथ में एक पोस्ट कार्ड था जिस पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। पोस्ट कार्ड पर नीले रंग की स्याही से बहुत खराब हैंडराइटिंग में लिखा था, पोस्ट कार्ड पढ़ते ही अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो तुम्हारी मौत तुम्हारे पास आएगी। इस छोटे से एक लाइन के संदेश को पढ़ने के बाद पिछले आधे घंटे से रॉबिन सकते में था। उसने इस पोस्ट कार्ड की बेतरतीब लिखावट के एक एक लफ्ज को गौर से पढ़ा। इस खत में न भेजने वाले का पता था, न जिसे भेजा गया है उसका नाम, लेकिन जिसके लिए यह खत लिखा गया था उसका पता इसमें जरूर था। रॉबिन पिछले 25 सालों से इस डाकघर का सर्वा था, लेकिन उसकी जिंदगी अब तक इत्मीनान से कटी थी। वो था तो डाकिया, लेकिन इस डाकघर के लिए पोस्ट मास्टर से लेकर क्लर्क तक की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थीं। साल में मुश्किल से कुछ 50 चिट्ठियां इस डाकघर में आती थीं, इसलिए सरकार के लिए इसका महत्व बस इतना ही था कि उसने 10 कर्मचारियों के स्टाफ में 3 कर्मचारी यहाँ खपाए थे। उन तीनों में से भी अकेला रॉबिन ही था जो चाहे रोज 1 घंटे के लिए ही सही लेकिन डाकघर आता जरूर था। ये इसलिए क्योंकि तीनों कर्मचारियों के साइन ड्यूटी रजिस्टर में करना उसकी जिम्मेदारी थी, और इस जिम्मेदारी के बदले बाकी दोनों कर्मचारियों से उनकी अनुपस्थिति की अच्छी खासी कीमत वो वसूल कर लेता था। रॉबिन के पास इस डाकघर में बांटने के लिए इतनी कम चिट्ठियां होती थीं, लेकिन इसके बावजूद ये उसके मन पे निर्भर होता था कि वो उनको देने जाए भी कि ना जाए। शुरू में तो वो चिट्ठियां पते पे पहुंचाने से पहले खुद उनको पढ़ लेता था, क्योंकि दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने में उसको एक खास तरह की खुशी मिलती थी। ये चिट्ठियां उसे बिना किसी रोक टोक के दूसरे की एकदम निजी जिंदगी में झांकने का मौका दे देती थी। कई बार इन चिट्ठियों में उसको लोगों की प्रेम कहानियां भी पढ़ने को मिल जाती थीं। उनको वो बड़े मजे लेके पढ़ता था। बाद में उसने उन चिट्ठियों को पढ़ना बंद कर दिया। चिट्ठियां उस बंद कमरे की धूल फांकती रहीं और अंत में रॉबिन उनको रद्दी वाले को बेच दिया करता था। लेकिन आज यहां किसी की जिंदगी या मौत का सवाल था। रॉबिन को तय करना था कि वो ये पोस्ट कार्ड पहुंचाने जाएगा या नहीं। शाम का 3 बज रहा था। बाहर अच्छी खासी गर्मी थी, लेकिन बीच बीच में ठंडी हवा की बयार चल रही थी। रॉबिन को इस डाकघर की यही बात अच्छी लगती थी कि ये जिस जगह पर था वहां आसपास खूब सारे पेड़ पौधे थे। हरियाली के बीचों बीच गर्मियों की तपा देने वाली हवा भी यहाँ आकर थोड़ी सी ठंड बटोर लेती थी। गोवा में जहाँ उसका घर था वहाँ न हरियाली थी न पेड़ पौधे। घर दिन भर तपता रहता था। उसकी बीवी पास के ही एक बीच पर एक रेस्टोरेंट में सफाई का काम करती थी। बीवी से उसकी वैसे भी कभी बनी नहीं और बच्चे थे नहीं। ऐसे में यहाँ इस शांति के बीच रॉबिन को बैठे रहना बहुत अच्छा लगता था। दिन भर अकेले बैठे बैठे वो अब आलसी हो गया था। लेकिन आज ये पोस्ट कार्ड पढ़ने के बाद पता नहीं क्यों उसका ज़मीर कुछ जाग गया था। शायद उसे डाकिये के रूप में अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। हालांकि पूरा सच ये भी नहीं था। यही कोई 1 महीने पहले एक बुजुर्ग हाँफते हुए डाकखाने में आए थे। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा था कि उनकी कोई चिट्ठी तो नहीं आई। बेचारे बहुत दूर से साइकिल चला के आए थे। शायद उनके माथे पर पसीने का दरिया बह रहा था और धूप में साइकिल चलाने से उनकी आंखें थकान से काली हो गई थीं। लेकिन रॉबिन ने इसकी परवाह किए बिना उनको डपट कर बेपरवाही से बोल दिया था, नहीं आई कोई चिट्ठी विट्ठी, जाओ जाओ सोने दो। बुजुर्ग थोड़ा मायूस हो गया था, लेकिन वहां से जाने के बजाय उम्मीद भरी नजरों से उसको देखता रहा। उकता कर रॉबिन ने चिट्ठियों का सारा पुलिंदा उनके सामने पलट कर कहा, ढूंढ लो। कुछ देर चिट्ठियों के ढेर में तलाशी लेने के बाद उन्होंने 3 धूल से सनी मुड़ी तुड़ी चिट्ठियां ऐसे निकाली थीं जैसे उनको कोई खजाना मिल गया हो। उन्होंने रॉबिन से कुछ कहा नहीं, बस एक नजर देखा था उसे। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद पतली सी मूछें, हल्की घुटी हुई दाढ़ी। उनकी आंखों में न जाने क्या था कि रॉबिन के दिल में एक धक सी हुई थी, और फिर वो एक पल भी उनसे नजरें नहीं मिला पाया।
जाते हुए शायद उस बुजुर्ग की आंखों में एक हल्की पारदर्शी चमक भी आ गई थी जो लुढ़कती हुई पसीने से नहाए गालों में कहीं खो गई थी। उन चिट्ठियों को कलेजे से चिपकाकर वो सुबकते हुए चले गए थे वहां से। उस दिन के बाद से कई दिन तक बेचैन रहा था रॉबिन। एक अपराध बोध उसके भीतर घर कर गया हो जैसे। अब तक रॉबिन को लगता आया था कि इस दौर में जब सब कुछ फोन से हो जाता है तो चिट्ठियों में एक पुराने नॉस्टैल्जिया के सिवा ऐसा क्या जरूरी हो सकता है। लेकिन उस बुजुर्ग शख्स ने उसकी धारणा बदल कर रख दी थी। आखिर वो कौन था ये तय करने वाला कि किसी के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। आज रॉबिन ने उस पोस्ट कार्ड के साथ कुछ और चिट्ठियां भी उठाई और उस एक कमरे वाले डाकघर में ताला लगाकर वो साइकिल लेकर निकल पड़ा। रॉबिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सूरज की किरणें उसकी आंखों को चौंधिया रही थीं। उसे बैठे रहने की ऐसी आदत हो गई थी कि थोड़ी थोड़ी देर में उसे सुस्ताने की जरूरत महसूस हो रही थी। जो पता उस पोस्टकार्ड में लिखा था उसे वो ठीक ठीक से जानता तो नहीं था, लेकिन अंदाजे के हिसाब से उसको लग रहा था कि वो सही जा रहा है। इस बीच उसकी पत्नी का भी 2 बार फोन आ चुका था, लेकिन आज सुबह ही वो उससे बुरी तरह लड़के आया था, इसलिए उसने उसका फोन नहीं उठाया। रॉबिन को इस बात का एहसास उसकी पत्नी ने कई बार कराया था कि वो एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार आदमी है। अपनी पत्नी की तमाम कोशिशों के बाद भी रॉबिन जिम्मेदारी लेना सीख ही नहीं पाया था, और ये बात वो खुद अच्छे से जानता था। आज उसके पास एक अच्छा आदमी बनने का सुनहरा मौका था। उसने सोच लिया था कि देर रात जब वो घर लौटेगा तो अपनी पत्नी को बताएगा कि आज उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और किसी आदमी को मरने से बचाया। इसी जोश में रॉबिन के पांव अब पेडल पर तेज तेज चलने लगे। मेन रोड से एक रास्ता उसे दाईं तरफ जाता हुआ दिखाई दिया तो उसने अपनी साइकिल रोक ली। उसने अपने झोले से पोस्ट कार्ड निकाला और उसमें लिखे पते को एक बार फिर पढ़ा। खोपोली रेलवे क्रॉसिंग के पास पुरानी कोठी। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसने ये पता पूछा तो उसने रॉबिन को बड़ी अजीब निगाहों से देखा। वहां जाके क्या करेगा? वो तो खंडर हो गया, अपन शायद कोई रहता तो है। आराम से जाना रे भाई। रॉबिन को अब लौटने की भी जल्दी थी क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा होने को था। उसने उस रास्ते पर साइकिल बढ़ा दी। कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसको समझ में आ गया कि रास्ता अब इतना आसान नहीं है। अब जिस रास्ते पर रॉबिन चल रहा था वो टूटा फूटा ही सही, लेकिन डामर वाला रास्ता था। पर यहां इस रास्ते पर एकदम पथरीली लाल मिट्टी थी जिस पर साइकिल के टायर उखड़ उखड़ कर चल रहे थे। एक बार उसे लगा कि क्या इस रास्ते पर जाना ठीक होगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब इतनी दूर आ ही गए तो आगे बढ़ ही जाना चाहिए। वैसे भी पीछे मिले आदमी ने कहा था कि क्रॉसिंग यहां से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर होगी। जैसे जैसे वो रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ये रास्ता एक घने जंगल में समाता जा रहा था। आसपास पेड़ और चिड़ियों की आवाजों के सिवा और कुछ नहीं था। अब रॉबिन को थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। एकदम पहाड़ी ढलान भरा रास्ता और हर कुछ मीटर के बाद एक तीखा मोड़। रॉबिन सोच रहा था कि यहां तो स्कूटी लेकर आना ही ठीक होता, लेकिन स्कूटी तो उसकी पत्नी लेकर जाती है। उसे एक बार फिर इस बात के लिए अपनी पत्नी पर गुस्सा आया, लेकिन यह गुस्सा करने का उसको कोई अधिकार नहीं था। वो स्कूटी उसकी पत्नी ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। हालांकि उतना अंधेरा होने का वक्त अभी आया नहीं था, लेकिन जंगल के बीचों बीच होने की वजह से इस रास्ते पर अभी से अंधेरा सा होने लगा था। रॉबिन का डर अब इतना बढ़ गया था कि उसने वापस मुड़ने का फैसला करीब करीब कर ही लिया था कि तभी उस तीखे मोड़ को पार करते ही दूर एक रेलवे क्रॉसिंग उसे दिखाई दी। क्रॉसिंग देखते ही उसकी जान में जान आई। क्रॉसिंग के कुछ करीब आते ही दूर एक कोठी भी दिखाई देने लगी, एक टूटी फूटी सी बूढ़ी कोठी। रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद रॉबिन ने देखा कि वहां साइकिल चलाने लायक भी रास्ता नहीं बचा था। एक सूखी हुई नहर की मेड़ उस पुरानी कोठी की तरफ जा रही थी। रॉबिन ने साइकिल वहीं छोड़ दी और वो अपना झोला लेकर इस मेड़ पर आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो कोठी के नजदीक पहुंच रहा था उसके दिल की धड़कनें कुछ और तेज होने लगी थीं।
आखिर कौन रहता होगा इस उजाड़ सी कोठी में? यहाँ आसपास दूर दूर तक सिवाय बंजर खेतों के और कुछ नहीं था। इतनी सुनसानी कि दूर जंगल से आती पंछियों की आवाज भी ऐसी लग रही थी जैसे कोई शोर कर रहा हो। रॉबिन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसी जगह पर जहां किसी के रहने की कोई गुंजाइश तक दूर से नजर नहीं आती, वहां एक छोटा सा पोस्टकार्ड पहुंचाने भला वो क्यों आ गया था? पोस्टकार्ड भी ऐसा जिस पर न भेजने वाले का नाम था न जिसे भेजा गया है उसका। अब वो कोठी के एकदम नजदीक था और तमाम तरह के संशय उसके दिमाग में जगह बना चुके थे। आखिर ऐसी जगह पर कोई क्यों चिट्ठी भेजेगा? और अगर यहाँ कोई रहता भी है तो वो शख्स भला कैसा होगा जो इतने सुनसान इलाके में रह रहा होगा? कौन रहता है ऐसी भूतिया सी जगह पर? या कोई अपराधी या फिर कोई सरफिराही होगा। तभी उसने पोस्टकार्ड एक बार फिर निकाला और उस पर लिखे एक एक वाक्य को सावधानी से पढ़ा। पोस्टकार्ड मिलते ही अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो तुम्हारी मौत तुम्हारे पास आएगी। ऐसा कोई पोस्टकार्ड या चिट्ठी आज तक उसके पास नहीं आई थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया जिसके आते ही उसके पूरे शरीर में सिहरन मच गई। कहीं ये चिट्ठी मेरे लिए ही हुई तो? यह ख्याल आते ही उसे लगा कि उसे यहां से भाग जाना चाहिए। उसके पैर डर से कांप रहे थे। उसने यहां आकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो मुड़ ही रहा था कि पीछे से कोई जोर से चीखा, ए, रुको! रॉबिन ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बंदूक ताने खड़ा था। रॉबिन अपनी जगह पर पत्थर बनकर खड़ा हो गया। उसे नहीं पता था कि उसकी भलाई करने की कोशिश उसी पर भारी पड़ने वाली है। अच्छाई कुछ लोगों के लिए बनी ही नहीं होती। इस वक्त उसे अपनी पत्नी की कही एक बात याद आ रही थी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। बंदूक की गोली के सामने इंसानों का बस वैसे भी नहीं चलता। यहां जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। चेहरे पर बेतरतीब लंबी घनी दाढ़ी वाला वो बूढ़ा आदमी एक बार फिर चीखा। इस बार उसकी आवाज में कुछ और सख्ती थी। रॉबिन जैसे जैसे उस आदमी के नजदीक पहुंच रहा था उसे लग रहा था कि उसने इसे कहीं तो देखा है। घनी हो गई दाढ़ी की वजह से पहचानने में देर हुई, लेकिन पास आते ही उसको समझ में आ गया ये वही आदमी था जिसकी आंखों ने उसे कई दिनों तक बेचैन रखा था। उस बूढ़े आदमी ने रॉबिन की कनपटी पर बंदूक रखते हुए कहा, आखिर आ ही गए तुम। आज इस शख्स के तेवर एकदम बदले हुए थे। रॉबिन की हालत अब एकदम खराब हो चुकी थी। बूढ़े आदमी के तेवर से साफ था कि उसका दिमाग फिरा हुआ था और वो किसी भी समय ट्रिगर दबा सकता था। अब आ ही गए हो तो बिना किसी होशियारी किए चलो मेरे साथ। वो बूढ़ा आदमी बंदूक की नोक पर रॉबिन को कोठी के अंदर ले आया। कोठी बाहर से जितनी उजाड़ दिख रही थी अंदर से उतनी ही खूबसूरत थी। शान से रहने के तमाम सामानों के साथ यहाँ सब कुछ इतना साफ सुथरा था कि देखकर भरोसा ही नहीं हो रहा था। बूढ़ा आदमी रॉबिन को एक बड़े से कमरे में ले आया जहाँ कई सारी तस्वीरें दीवार पर करीने से लगाई गई थीं। इन तस्वीरों के फ्रेम देखकर लगता था कि ये पुराने जमाने के रईसों का घर है। सामने जो तस्वीर देख रहे हो मेरे बेटे की तस्वीर है। रॉबिन ने सामने दीवार पर लगी उस तस्वीर को देखा। एक मुस्कुराता हुआ खूबसूरत सांवला लड़का उसकी तरफ देखने लगा। मेरा इकलौता बेटा था, अब दुनिया में नहीं है और तुम्हारी वजह से मैं उससे एक आखिरी बार मिल भी नहीं सका। रॉबिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। याद है 3 चिट्ठियां जो तुमने मुझ तक कभी नहीं पहुंचाई? बूढ़े आदमी ने चिट्ठियों को हवा में लहराते हुए कहा, मेरा बेटा बोल नहीं सकता। उसके इलाज के लिए मुझे 25 लाख रुपए की जरूरत थी। मैं कोई 6 महीना पहले इस कोठी को बेचने के लिए आया था यहां ताकि कुछ रुपए जमा हो जाएं। 4 महीने पहले उसने मुझे एक चिट्ठी भेजी जो तुमने मुझ तक नहीं पहुंचाई। उस चिट्ठी में लिखा था उसने कि मैं तुरंत वापस आ जाऊं क्योंकि जिस केयर टेकर को मैं उसके पास छोड़ के गया था वो चली गई है।
उसके 15 दिन बाद उसने एक और चिट्ठी भेजी और उसमें लिखा था कि वो बीमार हो गया है, मैं तुरंत आ जाऊं। वो चिट्ठी भी तुमने मुझ तक नहीं पहुंचाई, और आखिरी चिट्ठी जो उसके मरने से ठीक पहले लिखी थी वो भी तुमने मुझ तक नहीं पहुंचाई। अगर ये चिट्ठी मेरे पास पहुंच जाती तो शायद मेरा बेटा आज जिंदा होता। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी बदहवास होकर जोर जोर से रोने लगा। रॉबिन सख्ते में था, थोड़ा डर, थोड़ी घबराहट, थोड़ी शर्मिंदगी। इन सब की वजह से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। बूढ़े ने बंदूक की नली उसकी कनपटी में और धंसा दी और कहा, मौत का बदला, मौत। डर के मारे रॉबिन की आवाज कांपने लगी। अब से ऐसी गलती नहीं होगी सर, अब से मैं किसी और के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा सर। रॉबिन हाथ जोड़कर खड़ा था। बूढ़े आदमी ने गुस्से से घूरती हुई निगाहों से उसे एक बार फिर देखा और फिर बंदूक पर उसके हाथों की पकड़ ढीली हो गई। तू आज अगर यहां नहीं आया होता तो मैं तुझे तेरे डाकघर में आके मारता, लेकिन तूने यहां आकर अपनी जान बचा ली है। पर एक बात याद रखना, आज से कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने तो तुझको माफ कर दिया, लेकिन तेरा खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग फिर जाए, भाग जा यहां से। यह कहकर बूढ़े आदमी ने बंदूक फिर उसकी तरफ तान दी। रॉबिन बिना कुछ सोचे समझे कोठी से भाग खड़ा हुआ। मेड़ पार करके उसने साइकिल उठाई ही थी कि उसको लगातार 3 गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। आसपास एकदम अंधेरा था और अब दोबारा उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।